हेलो एवरीवन, आई एम रितेश सिंह। हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। 3 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ये 4th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर मैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था सबसे पहले कार्ल वोज ने, ठीक है ना। कार्ल वोज ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो हम लोग मोनेरा ग्रुप पढ़े थे उसमें प्रोकैरियोट जिसको रखे थे, तो प्रोकैरियोट को 2 ग्रुप में बांट दिया था, एक आर्कीबैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया के फॉर्म में। तो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि उसके सेल के स्ट्रक्चर में, स्पेशली उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल में कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसी डिफरेंस के बेसिस पर इन्होंने आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को, जैसे प्रोकैरियोट को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। दोनों बैक्टीरिया ही, लेकिन उसमें बेसिक कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं? इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, अगर आर्की बैक्टीरिया को देखा जाए तो आर्की बैक्टीरिया का पहले सेल वॉल जो होता है, जैसे सेल वॉल क्या होता है, अगर ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और उसके चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है किसका? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। डिफरेंट टाइप के पॉलीसेकेराइड होते हैं, उससे बना होता है, या फिर सीडोमेरीन का बना होता है, या उसके साथ प्रोटीन भी अटैच होता है। तो इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है। जैसे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया एक तरह का आर्की बैक्टीरिया है जो कि सीडोपेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकन बोलिए या फिर सीडोम्यूरिन बोलिए, एक ही होता है, उसका बना होता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस चीज़ का बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है आर्की बैक्टीरिया और जो होते हैं, और उसमें कुछ प्रोटीन भी अटैच होता है। तो इस तरह से अलग अलग इसके कंपोजिशन होते हैं। जब आर्की बैक्टीरिया में डिटेल में मोनोम में बताऊँगा ना, तो वहाँ पर इसको मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से डिटेल से। यहाँ कुछ हम लोग को समरी लेना है ताकि यहाँ पे ये समझ में आ जाए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका, आर्की बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है किसका? मोनोलेयर का बना होता है। अब मोनोलेयर लिपिड का मोनोलेयर होता है। जैसे कि आपने अर्लियर क्लासेस में, जो लोअर क्लासेज होंगे उसमें पढ़ा होगा कि सैंगर निकोल्सन मॉडल जो पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके इस तरह से लेयर होते हैं। जैसे देखो, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखो, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इस तरह से ये लिपिड का लेयर है। यहाँ पर देखो, आप 2 लेयर दिख रहा है आपको लिपिड का। तो जनरली बैक्टीरिया में 2 लेयर पाए जाते हैं, है ना। ये बैक्टीरिया का है, 2 लेयर पाए जाते हैं। और 2 लेयर में क्या होता है, ये इस तरह से 2 लेयर है और दोनों बीच से जुड़ा हुआ नहीं है ऐसे, इसलिए तो 2 लेयर में कहते हैं। और एक फॉस्फोलिपिड है, इसको क्या कहते हैं? इसको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ये है फॉस्फोलिपिड। अब इस फॉस्फोलिपिड में ये वाला पोर्शन जो होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? दोनों, इस 2 को टेल बोलते हैं। अब देखो, ये बना किस चीज़ का होता है? ग्लिसरॉल का और फैटी एसिड का बना होता है। ये 3 कार्बन का जो ये देख रहे हो, ये है ग्लिसरॉल, इसके साथ 2 फैटी एसिड इस तरह से जुड़ा हुआ है, और एक फॉस्फेट भी जुड़ा होता है। अब इसका डिटेल तो हम लोग सेल वॉल में पढ़ेंगे, यहाँ बस मैं ये बता दे रहा हूँ। तो ये जो टेल होता है, तो ये जो टेल होता है फैटी एसिड का होता है ना। फैटी एसिड का, फैटी एसिड किस चीज़ का होता है? लॉन्ग चेन कार्बन होता है। लॉन्ग चेन कार्बन इस तरह से होता है, उसके साथ सी डबल ओ एच ग्रुप होता है। वही जब ग्लिसरॉल से जुड़ जाता है तो इस तरह से लिपिड का फॉर्मेशन करता है, फॉस्फोलिपिड का। तो देखो, यहाँ पर जो फैटी एसिड है बैक्टीरिया में, इसमें कोई ब्रांचिंग शो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कोई ब्रांचिंग, यू बैक्टीरिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई ब्रांचिंग शो नहीं कर रहा है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया का देखो, तो यहाँ पर 2 डिफरेंस मिल रहे हैं यहाँ पर। पहला तो ये जो 2 लेयर के फॉर्म में है, ये 2 लेयर, ये दोनों लेयर क्या है? ये जुड़ गया है। जुड़ करके क्या किया है? इस तरह से एक सिंगल मोनो लेयर का फॉर्म कर लिया है ना। अब मोनो लेयर बनाने से क्या होगा? ज़्यादा टफ हो गया, रिजिड हो गया। दूसरा क्या हो गया? यहाँ पर जो फैटी एसिड है इसमें ब्रांचिंग शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो इस तरह से ब्रांच मैंने दिखाया है ना, तो यहाँ पर ब्रांचिंग भी शो करता है। ये भी एक डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ब्रांचिंग होता है, प्लस यहाँ पर जो फैटी एसिड से ये जुड़ता है ग्लिसरॉल, फैटी एसिड से जो ग्लिसरॉल जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो बनाता है ना, ईस्टर बॉन्ड बनाता है। और जबकि आर्की बैक्टीरिया में, यहाँ पर देखो आर्की बैक्टीरिया में, तो यहाँ पर क्या बना रहा है? ये ईथर बॉन्ड बनाता है। तो ये सब कुछ बेसिक डिफरेंट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में, तो जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, आर्की बैक्टीरिया का जो ये चेंजिंग होता है, तो इससे ये एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल होता है इसके लिए। आर्की बैक्टीरिया कहाँ ग्रो करता है? जहाँ पर बहुत एडवर्स कंडीशन है, जैसे हॉट एरिया में ग्रो करेगा, हॉट स्प्रिंग सल्फर एरिया जहाँ का टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर होता है, वहाँ ग्रो करता है ये। या फिर वैसे एरिया में जहाँ मीथेन प्रोड्यूस होता है, जैसे मार्सी एरिया हो गया, तो मीथेन टॉक्सिक होता है, तो वहाँ पर भी ये ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। वहाँ पर भी ये ग्रो करता है, सॉरी, वहाँ पर भी ये ग्रो करता है। और क्या है? और थर्मोएसिडोफिलिक एरिया जो होता है, थर्मोएसिडोफिलिक एरिया किसको बोलते हैं? जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई हो प्लस एसिडिक कंडीशन हो, वैसे में भी ग्रो करता है। प्लस साल्ट का कंडीशन जहाँ ज़्यादा होता है, जैसे हेलोफाइल्स होते हैं, वो भी आर्की बैक्टीरिया है। साल्ट का कंडीशन बहुत, कंसनट्रेशन बहुत जहाँ हाई होगा, जहाँ पर साल्ट के चट्टान मिलते हैं पूरा एकदम, वहाँ वैसे एरिया में ग्रो करता है। तो ये हो गया हेलोफाइल्स का।
एक आर्कीबैक्टीरिया का। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस होते हैं दोनों में, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में। इसी बेसिस पर कार्ल बोज ने इसको 2 ग्रुप में बांट दिया। अब जो देखो 2 ग्रुप में बांटने से क्या हुआ, ये 6 किंगडम बन गया। जैसे कि मोनराग 2 ग्रुप में बट गया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, और बाकी तो 4 ग्रुप थे ही, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। तो इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। यही था इसमें बेसिक, और कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है इसमें। किसने दिया था 6 किंगडम? कार्लोज ने दिया था, ये पूछता है क्वेश्चन। और 2 ग्रुप जो इंट्रोड्यूस किए थे, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये थे। अब जैसे देखो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में जब आगे हम लोग पढ़ते हैं तो इसके बाद कार्लोज ने एक और क्लासिफिकेशन दिया था। उसने क्या किया था कि इन्होंने क्या किया था कि सारे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में कन्वर्ट कर दिया था। मतलब किंगडम से अपर एक लेवल रैंक बना दिया था, जिसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। इसी को हम लोग 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या किया था कि इन्होंने 3 डोमेन बनाए थे। ये 3 डोमेन जो बनाए थे इन्होंने 60S RRNA के बेसिस पे बनाया था। 60S RNA के क्या होता है ये आगे हम लोग देखते हैं। 60S RNA के बेसिस पर बनाया था, और ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोजीनोड से डेवलप किया था। सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ जो आया था ना अर्थ पे सबसे पहले, उसको हम लोग प्रोजीनोड बोलते हैं ना। तो प्रोजीनोड से आया था। ये 3 ग्रुप डेवलप किए थे, ठीक है ना। ये 3 ग्रुप डेवलप किए थे। जैसे कि सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ये दोनों प्रोजीनोड से डेवलप किए थे। फिर आर्किया से इधर, अब इनसे क्या हुआ था, प्रोटिस्टा डेवलप किया था। प्रोटिस्टा से फिर 2 प्लांट, फंजाई और एनिमलिया डेवलप किया था। तो ये तो आपने पिछले क्लास में पढ़ लिया है ये सब, तो यहाँ पर वो सब बताने का फ़ायदा है नहीं। अब देखो आर्किया जो है, आर्किया यही आर्कीबैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया जिसको हम लोग यूबैक्टीरिया पिछले 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। और यूकैरिया में क्या हुआ, जो 4 किंगडम अलग अलग थे, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा और एनिमलिया, ये इसमें आ गया। तो ये दिए थे, ये भी कार्ल बोज ने ही दिया था। तो 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दोनों किसने दिया था? कार्ल बोज ने दिया था। अब जैसे देख लो 3 डोमेन है ये बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, यूकैरिया हो गया। बैक्टीरिया को हम लोग अभी 6 किंगडम किसको बोलते हैं? बैक्टीरिया को बोलते हैं। आर्किया को आर्की बैक्टीरिया हो गया, और यूकैरियोटा को प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया। 6 किंगडम हो गया टोटल ऐसे। तो दोनों एक ही पर्सन ने दिया था, कार्लोज ने दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा 16S RRNA, जिसके बेसिस पर यह क्लासिफिकेशन दिया गया था 3 डोमेन वाला, वो कैसे दिया गया था। देखो 60S RNA जो होता है ना, ये पहले तो बहुत कंजर्व होता है, हाईली कंजर्व सीक्वेंस होता है। जैसे कि RNA तो आप जानते होंगे, जैसे कि RNA 3 टाइप के होते हैं, एक mRNA, एक tRNA, एक rRNA। rRNA जो होता है वो किस में पाया जाता है? राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर से बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये है राइबोसोम, ये एक राइबोसोम है। राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, है ना, 2 तरह के होते हैं। जैसे राइबोसोम 2 तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में दोनों पाया जाता है, 70S और 80S दोनों पाया जाता है ना। ये 70S RNA जो होता है, 70S यहाँ पर 70 वर्ड यूनिट को आइडेंटिफाई करता है। ये एक यूनिट है जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ता है ना, उसमें ये सब पढ़ना होता है, ये आगे हम लोग देखेंगे। 70S RNA जो होता है, इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S और 50S। और 80S जो होता है, इसके भी 2 सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S। अब 30S जो RNA होता है, 30S जो सब यूनिट होता है, उसी के अंदर 60S RNA पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये 70S तो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। तो अगर हम इस 30S के 60S RNA का कंपेरिजन करते हैं सारे ऑर्गेनिज्म का, प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, या फिर आपका बैक्टीरिया हो, सबको कंपेरिजन करते हैं, तो देखते हैं कि उसके सीक्वेंस में कुछ चेंज देखने को मिलता है ना। ऐसे अगर एक ग्रुप का है, जैसे कि मान लो सिर्फ प्रोकैरियोट को देखोगे, सिर्फ आर्कीबैक्टीरिया को देखोगे, तो आर्कीबैक्टीरिया के 60S RNA में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के RNA में 60S RNA में चेंज दिखता है। तो इसके कारण इस बेसिस पर हम लोग इसको 3 डोमेन में बांटते हैं। उसी तरह अब जैसे देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यह है स्मॉल सब यूनिट, है ना, स्मॉल सब यूनिट, यह है लार्ज सब यूनिट। प्रोकैरियोट में स्मॉल सब यूनिट 2 तरह का होता है, 30S और 50S। 30S में 60S RNA पाया जाता है, और यूकैरियोट में क्या पाया जाता है, 80S वाले में 80S RNA पाया जाता है स्मॉल सब यूनिट में, जबकि 60S वाले में ये 3 टाइप के RNA पाए जाते हैं। और इसमें 23S पाया जाता है, 5S पाया जाता है, और प्रोटीन भी पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन ही तो होता है। किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड में यहाँ पर RNA होता है, और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन जैसे कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है। ये सब हम लोग को सेल बायो में पढ़ना है, जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना वहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये
दिखा दिया। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो 60s RNA कहाँ पे पाया जाता है, तो 60s RNA कहाँ पाया जा रहा है, स्मॉल सब यूनिट में पाया जाता है। प्लस एक और क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि किसमें दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कौन सा RNA दोनों में पाया जाता है। तो ये 5s RNA जो होता है ना, 5s RNA प्रोकैरियोट में भी पाया जा रहा है, यहाँ देखो यूकैरियोट में भी पाया जा रहा है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमें यहाँ इससे मतलब नहीं है। यहाँ बस ये देखिए कि यहाँ पर 60s RNA किस में पाया जा रहा है, स्मॉल सब यूनिट में पाया जा रहा है, और इसी के बेसिस पर हम लोग फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं। अब जैसे देखो, अब आते हैं शुरू में इनिशिएटिव पे आते हैं, यहाँ से हम लोगों ने देखा था। अब ये देखो, जैसे कि हाईली कंजर्व सीक्वेंस होता है ये 60s RNA। इसका क्या मतलब है कि इसमें म्यूटेशन रेट बहुत स्लो होता है, मतलब ये बहुत इवॉल्व जल्दी नहीं होता है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो इसका मतलब ऑर्गेनिज्म दूसरा है। अगर इसमें चेंज देखने को मिलता है तो समझिए कि ऑर्गेनिज्म ही वो दूसरा है, दूसरा स्पेसीज। 2 स्पेसीज के बीच डिफरेंस देखना है तो उसमें 60s RNA का हम लोग स्टडी करते हैं। दूसरी बात क्या है, इसका यूज हम लोग किस में, अगर म्यूटेशन रेट बहुत स्लो है और उसमें चेंज आ रहा है तो इसका मतलब स्पीसीज चेंज कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो पहले भी बताया है, इवोल्यूशनरी, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ, ये पता करने में हेल्प करता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी किए थे कार्ल लूज और जॉर्ज फॉक्स ने स्टडी किया था, है ना। कार्ल लूज और जॉर्ज फॉक्स ने स्टडी किया था, और इसके बहुत सारे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं DNA के ऊपर, बहुत सारे, लेकिन ये तो ऐसे ही है, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे नोट्स थे इसलिए है, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब जैसे इसका यूज करते हैं कि इसमें आइडेंटिफिकेशन में, बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में, आर्किबैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि अगर सीक्वेंस दोनों में चेंज है, 2 स्पेसीज के सीक्वेंस में चेंज है, तो वो डिफरेंट स्पेसीज आगे हो जाता है। अब इसको यहाँ तक इसमें ही यूज नहीं करते हैं, इसको यूज करते हैं स्ट्रेन के चेंज में। जैसे कि एक बैक्टीरिया का कॉलोनी है ना, बैक्टीरिया का कॉलोनी हो गया, तो कॉलोनी में अगर 2 बैक्टीरिया है, अगर मान लो 2 बैक्टीरिया डिफरेंट, 2 स्ट्रेन हो गया, ये 2 स्ट्रेन है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन है जो कि एक ही कॉलोनी का है, तो इसके बारे में इन दोनों को में डिफरेंस कैसे पता करोगे, उसके लिए फिर 60s RNA का स्टडी किया जाता है। जब हायर स्टडी में आप लैब में जाएंगे ना, वहाँ करेंगे, तो यहाँ पर ये सब पढ़ने को आगे है। ये सब तो आपके लेवल पर इतना है नहीं, आपके लेवल पर बस इतना ही समझिए कि ये 60s RNA से हम लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्टडी के लिए। तो बस इतना था 60s RNA, बाकी सारा तो हम लोगों ने बता ही दिया। अब यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ नहीं बताया था पिछले क्लास में, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंपाइल कर देता हूँ, जो NCERT का एक पोर्शन है उसी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखो कौन सा है, जरा देखो।